जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं जैसे दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का 2025 परीक्षा हेतु यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित जो दोस्तों डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह सेशन आपको बताए दोस्तों 2025 से 27 वाले के लिए अति महत्वपूर्ण है यह सेशन। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो जैसे कि बता दूं मैं दोस्तों, अभी तक मैंने दो जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है ना। यदि आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ। आज जो होने वाली हम लोग की तीसरे क्रम की है, तो आइए देखते हैं उसमें स्कोर क्या रहता है आपका, वो भी जरूर बताइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। अपने दोस्तों में शेयर करना है इसे, जो भी डीएलएड एंट्रेंस के लिए एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं वो है बिहार डीएलएड परीक्षा जो है 3/4/2024 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिएगा, बिहार डीएलएड परीक्षा 3/4/2024 में पूछे गए प्रश्न, जिसमें पहला सेक्शन आता है सामान्य हिंदी का। तो आइए सामान्य हिंदी में क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए, सामान्य हिंदी में क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें सामान्य हिंदी में कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो आंसर बताना है। बताइए क्या कहते हैं। उसे कहते हैं व्यंजन संधि। क्या कहते हैं उसे, व्यंजन संधि। आंसर बी होगा। देखिएगा अगला, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बताना है आपको। तो आंसर बताएंगे समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। आंसर सी बनेगा। अगला बताइए आप, यथास्थान। यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा। क्या विग्रह होगा बताना है आपको। बताइए क्या विग्रह होगा। तो आप आंसर क्या बताएंगे, आंसर नंबर बी, स्थान के अनुसार, है ना। राइट आंसर बी दोस्तों। देखिए, एक बात बताएं दोस्तों, जैसे लाइव, ये लाइव जो होती है आपको पता ही है क्या बजे, शाम 5 बजे होती है, ठीक है दोस्तों। तो शाम 5 बजे आपको कंफर्म कोई भी हालत में जुड़ना ही है तो जुड़ना है। देखिए दोस्तों, लाइव में ये होता है ना, आपको ये प्रॉफिट हो जाए कि आपको तो एक प्रेफरेंस टाइम मिल जाएगी कि हाँ इतने टाइम में हमें अटेम्प्ट करना है तो करना है इस क्वेश्चन को, है ना। मिनिमम 1 आवर से अंदर में ही 1 आवर मतलब कि आपको 120 मिनट मिलती है ना, यानी कि 2 घंटे मिलती है। हम तो 1.5 घंटा से पहले ही करा दे रहे, मतलब आपकी तैयारी इतनी तगड़ी हो जाएगी दोस्तों। आपकी 1 घंटे 30 मिनट से पहले मैं एक क्वेश्चन को पूरे डिस्कशन के साथ कराता हूँ। तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि आप जो है 1.5 घंटा में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, टोटल 120 को। तो आपके लिए कितना बेनिफिट है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ के इसे बनाना है। अब बताओ, यदि मैंने पब्लिश कर रहा है, ठीक है, आप आधा घंटा या 2 घंटा बाद देखते हो, तो क्या करोगे, 2x या फिर 1.5x पे देखोगे। क्या उससे आपको ये प्रेफरेंस मिल पाएगी कि हमने इतना क्वेश्चन जो है टाइम करा, ऐसा नहीं। देखिए, लाइफ में ये होता है, आपको पास पूरे टाइम प्रेफरेंस मिलेगी कि हाँ उसमें आप ना ही तेज कर सकते हो ना ही कम। इसमें ये प्रेफरेंस आपको हो जाएगा ना कि हाँ इतने टाइम में हमें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही लेना है कोई भी हालत में। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिएगा कि लाइव से ही हम सॉल्व कर पाए। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन है, यथास्थान सामसिक शब्द का विग्रह क्या होगा। क्या होगा बताइएगा। तो आंसर बताएंगे स्थान के अनुसार होगा। आंसर बनेगा बी, सामसिक शब्द का विग्रह जो है स्थान के अनुसार। यह जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला आप देखेंगे, गद्यांश को पढ़ते हैं। एक गद्यांश तो कंफर्म रहता ही रहता है। देखिए गद्यांश क्या है, कह रहा है क्या कि भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत की मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी सबकी प्रिय है भारत माता। उपयुक्त जो गद्यांश का शीर्षक क्या होगा बताइए। उपयुक्त शीर्षक जो होगा क्या होगा इस गद्यांश का। तो आंसर क्या बताएंगे आप, आंसर बोलेंगे भारत माता। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आपको। देखिएगा, गैजेटेड के लिए जो है सही परिभाषिक शब्द क्या होगा बताइए, क्या होगा। तो आंसर क्या बताएंगे, इसका मतलब होता है राजपत्रित। करेक्ट आंसर ए बनेगा, राजपत्रित। अगला बताइएगा, कंटी कंटीजेनेसिस जो है एक्सपेंडिचर के लिए जो सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। क्या होगा बताइएगा। तो आंसर बताएंगे आकस्मिक व्यय होगा, है ना। आकस्मिक जो खर्च होता है उसको कहेंगे। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ये। अगला देखिए, ट का
उच्चारण स्थान क्या है? ट। देखिए किससे उच्चारण हो रहा है, बोल के देखिए किससे बताएंगे आप, तो आंसर बोलेंगे आप, ये हो जाएगा मूर्धन्य से हो गया, मूर्धन्य से होगा ट। ट किससे होगा दोस्तों? ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट आंसर बी हो गया। ओके, उसको आप तालु भी बोल सकते हैं, तालु से हो रहा है ना, मूर्धन्य तालु भी बोला जाता है। अगला देखेंगे कि भारतीय का भाववाचक संज्ञा बताना है। भारतीय क्या होगा भाववाचक संज्ञा, तो आप आंसर बताएंगे भारतीयता। करेक्ट आंसर बी बनेगा, भारतीयता होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जहर उगलना मुहावरे का अर्थ, तो आंसर क्या बताएंगे? जहर उगलना का मतलब होता है अपमानजनक बातें को कहना। करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका। अगला बताइए आप, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, मतलब गलत कौन है इसमें? देखिए कौन सा गलत है, तो आंसर क्या बताएंगे इसमें? गलत है, गया में कवि दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। होना क्या चाहिए दोस्तों? तो गया में कई स्थल देखने योग्य है, ये होना चाहिए। गया में कई स्थल देखने योग्य है ना, तो करेक्ट आंसर आपका ए बन गया। अगला प्रश्न बताना है कि वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है। रेखांकित शब्द का पदबंध बताना है। पहले से बहुत तेज, इसका पदबंध क्या बन जाएगा बताइए, तो आंसर बताएंगे आप, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध, आंसर बनेगा बी होगा। यहाँ पे कह रहा है कि यह किसी काम की जो है रीति का बोध कराता है ना, क्रिया विशेषण पदबंध। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है बताइए, कौन सा वाच्य है आम खाया जाता है हमें? करेक्ट आंसर बताइए, तो बोलेंगे आप कर्मवाच्य। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है ना। अगला प्रश्न देखेंगे आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, वाक्य क्या है बताइएगा, यह वाक्य कैसा है? तो आप बताएंगे ये वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। कैसे? तो यहाँ पे देख रहे हैं, आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊंगा, तो यहाँ से या से दो वर्डों को जोड़ा गया है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न बताना है आपको, शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह है क्या है बताइए आप, तो आंसर क्या बोलेंगे आप? आंसर बोलेंगे आप ऑप्शन नंबर बी अर्थ, है ना। करेक्ट आंसर बी बताइएगा। देखिए कह रहा है क्या, किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है। सूरज निकलने से यदि बिछौना छोड़ने का अर्थ जो है बिछौना छोड़ने बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है, तो यह अर्थ क्या है? यह अर्थ जो है आप बोलेंगे यह अर्थ व्यंजक है। क्या है यह अर्थ? व्यंजक है। आंसर सी बनेगा, है ना। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहे क्या कि जिसकी तुलना या समता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, अलंकार के उस तत्व को क्या कहते हैं? उस तत्व को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे उपमान। क्या बोलते हैं? उपमान बोलते हैं ना। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि जहां जहां मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहां डैश है, तो वहां क्या है? तो आप बताएंगे मानवीकरण है। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? मानवीकरण। अगला प्रश्न बताना है, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि दुख है जीवन तरु के फूल, इसमें आपको अलंकार ढूंढना है। कौन सा अलंकार है बताइए? दुख है जीवन तरु के फूल, तो आंसर क्या बताएंगे आप? इसमें जो अलंकार है यह है रूपक अलंकार। कौन सा है इसमें? रूपक अलंकार है दोस्तों, है ना। कौन सी है? तो आप बताएंगे रूपक, है ना। रूपक अलंकार, तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा? तो आप आंसर बताएंगे इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, देखिए कह रहे क्या, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार है। यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ दे रखे हैं उदाहरण, बताइए कौन सा है इसमें रूपक अलंकार। आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं कौन सा है इसमें रूपक अलंकार। देखेंगे कह रहा है कि इस काले संकट सागर पर, ठीक है, इस काले संकट सागर पर, कहने का मतलब है कि इस काले संकट सागर पर मरने को मद मदाती, है ना, मरने को मद माती। अगला है क्या, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। अब देखेंगे हमारा क्या है कि चारू
चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यह पंक्ति जो है यह कैसा अलंकार है इसमें? तो आप बताएंगे इसमें अलंकार जो है इसका नाम है अनुप्रास। क्या नाम है? तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार, है ना। कौन सी है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें च तथा ल की आवृत्ति है ना। अगला देखेंगे, आगे नदियां परी अपार, घोरे कैसे उतरे पार। इसमें कौन सी अलंकार है? आगे नदियां परी अपार, घोरे कैसे उतरे पार, है ना। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कौन सा है? तो आप बताएंगे अतिशयोक्ति। कौन सा है? अतिशयोक्ति, है ना। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखिए, दिन बंधु दुखियों के दुख कब दूर करोगे। दिन बंधु दुखियों का दूर कब करोगे, तो इसमें कौन सी अलंकार है? इसमें भी ये वाली अलंकार है। कौन? जिसमें बी है ना। अनुप्रास अलंकार है। तो बच कौन गया दोस्तों? करेक्ट आंसर ए, राइट आंसर ए है, ये है रूपक अलंकार, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है कि इस काले संकट सागर पर जो है मरने को मद माती, ये जो हमारी पास पंक्ति है यह मक्खनलाल चतुर्वेदी की है ना। उनकी कविता जो है कैदी और कोकिला से लिया गया है यह पंक्ति का लाइन, ठीक है ना। काले संकट सागर को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना, काले संकट सागर। तो आंसर क्या बन जाएगा? रूपक अलंकार। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि मानो भीत जानी, कह रहा है कि मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, मानो छतिया की झा राखोयो पावक छिपाए के। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है आपको बताना है। मानो भीत जानी महासित ते पसारी पानी, मानो छतिया की छा राखोयो पावक छिपाए के। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो आंसर क्या बताएंगे आप? इसमें अलंकार जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सी है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वानी में आग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? कौन सी अलंकार है इसमें बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे इसमें? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा इसमें, विरोधाभास है। कैसी है? विरोधाभास। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि भाषण में कितने लघु और गुण वन होते हैं। कितने वर्ड होते हैं बताइए। तो आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए होंगे। इसमें जो है भगन में 2 लघु और 1 गुरु वन होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे क्या किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन में के क्रम में जो कुल 12 वर्ण होते हैं, उसमें से कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? कौन से वर्णिक छंद कहते हैं? तो आंसर क्या बताएंगे? वर्णिक छंद कहते हैं, करेक्ट आंसर डी को, वंशथ्य को कहते हैं। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताना है, काव्य गुणों में राजा किसे माना जाता है। काव्य गुणों में राजा किसे मानते हैं? तो आप बताएंगे प्रसाद गुण को। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, प्रसाद गुण को माना जाता है। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है क्या जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? कौन सा भाव कहा जाता है? तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बताएंगे संचारी भाव। करेक्ट आंसर क्या बोलिएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का गणित का है। क्या है? देखिए गणित में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.001 की पावर रैंकिंग है, ओके ना, का पी बाई क्यू के रूप में हमें लिखना है, दिखाना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, से पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो आप बताएंगे 3 है। आपको 3 से मल्टीपल कर देना है दोस्तों। 3 जीरो मतलब 1 और 3 जीरो से करना है, मतलब 1000 से आपको मल्टीपल कर देना है, ठीक है ना। 1000 से मल्टीपल कर दीजिएगा। आपके पास क्या है, हम सपोज कर लेते हैं क्या है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्लास 9th की है ये दोस्तों क्वेश्चन। देखेंगे x इक्वल हम क्या ऐसे रख सकते हैं कि नहीं, आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यदि आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखें क्या ये जो हमारे पास है, क्या इसे हम बार बार ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं, ओके। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट जो आती है, हम बोथ साइड क्या करते हैं, 1000 से मल्टीपल, 1000 से मल्टीपल करिएगा तो इधर भी 1000 के x हो जाएगी
और इधर भी क्या हो जाएगी 1000, यानी यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी तो क्या हो जाएगी यहाँ पे आप बोलोगे 1, है ना, यहाँ से बढ़ जाएगी ना। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 क्या करेंगे हम लोग 2 से 1 को घटा देते हैं, तो 1000 में से 1 घटा दीजिए कितना बच जाएगा, तो आप बताएंगे 999 एक्स। अब एक में से 0.001 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, अब खुद रख लो यहाँ पे 1 और देखो यहाँ पे 0.0 और 1, इसमें से घटा के देखो क्या आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ पे 0 रख सकते हैं क्या, 1 के जस्ट बाद 0 नहीं रख सकते है ना, हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है। अब इससे घटाएंगे हम लोग, यहाँ पे 0 है तो ये तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, टोटल जो आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगी, यानी x इक्वल कितना बच जाएगा हमारे पास, तो आप बताओगे 1/999, 1/999 आ जाएगी हमारे पास, यानी ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गई। और एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं क्या, एक और भी इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना, इसको आप सीधे जितने भी के पावर रेकरिंग है उतने 9 रखना है, कितने 3 के पावर रेकरिंग है 3 9 अपॉन करना है, कितना डिजिट्स है बस एक ही है वो लिख दो, आंसर आपके सामने, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बी बन जाएगा, ऐसे भी बना सकते थे। अगला प्रश्न बताना है, परिमेय संख्या दे रखा है, ठीक है ना, 43/2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद जो है रुक जाएगा, आपको बताना। देखिए 5 के पावर 2 दे रखा है, यानी ये 25 है और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर 4 देखा है, यानी ये 16 है ना। अब देखेंगे 16 और 25 को मल्टीपल करेंगे तो कंफर्म है कि 0 तो लास्ट में आना ही है ना, ठीक है ना। अब जब 0 आ गया तो ये तो शांत हो ही जाएगा, ठीक है, कोई भी डिजिट है उसको 0 से यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो कंफर्म है शांत होगा ही होगा। आइए देखते हैं हम लोग कितने डिजिट्स के बाद शांत होता है, यहाँ पे करेंगे हम लोग मल्टीपल तो कितना हो जाएगा 43, है ना, मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 क्यों किए हैं, 5 के पावर 2 नीचे भी किए हैं 5 के पावर 2 ऊपर भी किए, तो दोनों साइड कर सकते हैं, फिर काटेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 43 इंटू 5 के पावर 2 अपॉन, यहाँ पे देखेंगे दो चीज है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, सभी इसके पावर 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 था तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो 5 गुना क्या हो जाता है 10, यानी 43 अपॉन 5 के पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 4 होगा ना। जब 10 की पावर 4 आ गया तो कितने अंक बाद आ जाएगा, 10 की पावर 4 है, यानी कि 4 डिजिट बाद जो है पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो आपको पता है 1440 का आप पता है क्या निकालेंगे दोस्तों, 1440 का आप गुणनखंड निकालने तो आता ही है, 2 से निकालेंगे 7 2 0, फिर 2 से निकालिए कितना आ जाएगा प्लस 360, फिर 2 से निकालिए फिर 180, फिर 2 से निकालिए 90, फिर 2 से निकालिए 45, ठीक है, फिर 3 से निकाल लीजिए 15, 3 से निकाल लीजिए 5, यानी 2 का कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 2 का जो है 2 के पावर 5 मतलब 5 टाइम आ जाएगा, तो इसमें है क्या ऑप्शन नंबर, यस करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला देखिएगा, यदि बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस एक माइनस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तथा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 हो, तो सी का मान क्या होगा हमें बताना है, सी का वैल्यू क्या होगा, तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। पहले तो मेरा जो बहुपद है वो लिख लीजिए आप, क्या है मेरे पास बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस है आपके पास सी, यही है ना, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जो हमारे पास बहुपद है यहाँ पे जो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स हो जाएगा माइनस पी और प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब देखेंगे हम क्या निकालते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए होता है, चलिए माइनस बी बाई ए रखते हैं, माइनस बी, तो माइनस में हमारे पास क्या है, तो आप बताएंगे पी है, अपॉन ए कितनी है तो एक है, ठीक है, यानी क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी पी आ गया हमारा योग, और मल्टीपल निकालते हैं मूलों का गुणनफल, आपका पता है क्या होता है सी बाई ए होता है, सी कितना है तो आप बताएंगे सी जो है माइनस में है पी और प्लस सी, दिख रहा है ना ये सी है आपका, अपॉन ए कितना है तो एक है, ठीक है।
ये आ गया। अब देखेंगे आपका गुणनफल आ गया, आपका योग भी आ गया। क्या है योग? तो p है और गुणनफल क्या है? माइनस पी प्लस सी अपॉन 1 है, यानी कह सकते हैं माइनस पी प्लस सी है। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे क्या दोस्तों, आप बताए हैं जैसे कि एक है अल्फा, एक है हमारे पास अल्फा प्लस 1, ठीक है, और एक है बीटा प्लस 1, इक्वल क्या होगा? 0 होगा। तो आपको पता है क्या होगा? अल्फा बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल 0 होगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग ने निकाला है माइनस पी और प्लस सी निकाले हैं ना, प्लस ए और प्लस बी की वैल्यू कितनी है? पी बताओगे आप, प्लस 1 इक्वल 0 होगा ना। अब देखेंगे ये माइनस पी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस सी और प्लस पी, यानी प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यानी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो अब बताइएगा, सी का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सी की वैल्यू ही निकालनी थी हमें। बताइए सी का वैल्यू, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है समीकरण निकाय x इतना y इतना हलों का जो है संख्या कितना होगा? कितना होगा संख्या बताइए। तो x 5 है और क्या है? x 5 है, फिर x की वैल्यू -4 के हलों की संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी। अब देखिए बहुपद इतना में इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब देखो इससे जो है इसको भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों? आइए हम लोग भागते कर देख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे x -1 इक्वल 0 हम रख सकते हैं क्या? ठीक है, जब रखिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो इसमें 1 रख लीजिए, ये 1 रखिएगा तो 1 ही रह जाएगा, इसमें 1 रखिएगा तो ये 2 और ये 1 है, 1 1 2 और -2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा ना। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर सी बन जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण दे रखा है 16x² - 4px + 9 = 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो तो p का वैल्यू हमें बताना है। देखिए p का वैल्यू मूल वास्तविक समान आपको पता है क्या चीज से निकलेगा? तो आपको पता है ना, b² - 4ac = 0, बस इस तरह के बना दीजिए। b², b कितना है आप बताएंगे? 4p, 4 तो 4 रहेगा, a कितना है? 16, c कितना है? 9। बस आइए हम लोग बना के देखते हैं, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास पहले जो बहुपद है वो लिख लीजिए, आपका क्या है? तो अब लिखेंगे 16x² - 4px और प्लस है आपके पास 9, यही है ना, इक्वल 0 है। अब देखेंगे हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू b² - 4ac इक्वल 0। b² कितनी है? तो आप बताएंगे -4p है का होल स्क्वायर करिए, -4 इंटू ए कितनी है? 16, c कितना है? 9 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे p को करोगे तो 16p² इक्वल ये आ जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 9 होगा ना। अब देखिए 16 इधर है तो 16 से 16 को काट दीजिए, बच कितना गया? 4 और 9, 4 नंबर कितना हो जाएगा? 36, 36 का आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि यहाँ पे ये 36 आ जाएगा, ये स्क्वायर हट के, तो 36 का 6, एक तो आएगा प्लस में, एक तो आएगा माइनस में। ठीक है, यानी p का वैल्यू क्या आ गया? एक प्लस में एक माइनस में, हमारा 6 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या बताइएगा आप? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे आप। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दो चर एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, तब क्या होगा? तब आप बताएंगे कि यह होगा a डजंट इक्वल 0 और b भी डजंट इक्वल 0 होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि 12 आंकड़ों का माध्य जो है 14 है, यदि बाद में पता चला कि -24 के मान की जगह भूलवश 24 लिखा जा चुका है तो वास्तविक माध्य क्या होगा बताना है। तो देखेंगे पहले नया माध्य बराबर लिखेंगे हम लोग, पहले का माध्य है प्लस जो बदला गया है वो, ठीक है, न्यू न्यू माध्य लिखेंगे हम लोग। तो पहले का माध्य कितना था? तो आप बोलेंगे 14 था, ठीक है ना, प्लस में जो अब चेंज किया गया है तो -24 और -24 ओपन हो जाएगा 12, ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 48 को आप काटोगे 12 से, कितना? 4 टाइम में -4 आएगा, तो कितना हो जाएगा आप खुद बताओ? 14 में से 4 घट जाएगा यानी 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% अथवा 10%
को 2 क्रमिक बटा दिया जाता है तो अंतिम लाभ का प्रतिशत हमें बताना है कितना होगा। तो अंतिम लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये भी फॉर्मूला पे आप बना लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन हो जाएगा 100, और यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, है ना, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। देखिए काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 10 20 हो गया, में से 1 घटा दीजिए यानी कितना 19%। ठीक है, ये 19% क्या आ गया हमारा, ये छूट आ गया। ठीक है ना, तो अंतिम लाभ कितना हो जाएगा, टोटल है 30 में 19। ठीक है, माइनस करेंगे 30 और गुने 19 अपॉन हो जाएगा आपके पास 30 गुने 19 अपॉन 100, जीरो से जीरो काटिए, इसमें घटा दीजिए कितना 11, में से इसे डिवाइड करेंगे 5.7, घटाएंगे तो 5.3, तो आंसर कितना आ जाएगा आप बताएंगे 5.3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे आप। अगला प्रश्न आपका क्या है कि एक कंप्यूटर जो है 34,000 रुपये नगद अथवा 20,000 रुपये तत्काल भुगतान एवं 5 समान मासिक किस्तों में जो है उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में जो है लिए जाने वाला ब्याज कितना है 30% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, ये हमें बतानी है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, आइए हम इसे देखते हैं। इसे एक बार 2 बार क्वेश्चन जरूर आप पढ़ना है, ठीक है ना, तब आपको सॉल्व करना है। पॉज कर लीजिए वीडियो, तब भी पढ़ के इसको बनाइए। देखिए किस्त का जो है कुल मूलधन कितना है, तो आप बताएंगे 3400, है ना, 34,000 है, माइनस आप करेंगे 20,000, तो आ कितना जाएगा 14,000। ठीक है, ये 14,000 आ गए किस्त का कुल मूलधन। अब जो दे किस्त का मूल जो हमारा कुल मिश्रण है वो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 14,000। ठीक है, और प्लस 14,000 मूलधन है गुने 5 वर्षों के लिए 30% पे गुने 100 और अपॉन 12 होगा। ठीक है, काटिए इसे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए यहाँ पे, और भी कटेगा तो काटेंगे, 3 दहाइयाँ काट दीजिए, 3 से 4 टाइम में काट दीजिए, 2 टाइम में काटिए, ये 5 टाइम में कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 7 जीरो टाइम में, है ना, 25 और 7 में कर दीजिए, इसे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल आ जाएगा 15,750 रुपये। ये क्या आ गया 15,750 रुपये, कुल इसका मिश्रधन आ गया, है ना, सीधे लिख सकते हैं आप अमाउंट, और ये है आपका प्रिंसिपल, है ना, मूलधन आ गया। अब देख लेते हैं, हम मान लेते हैं क्या कि जो मासिक किस्त है ना वो 100 रुपया है, तो 5 किस्तों का जो है कुल मिश्रधन वो कितना होगा 5 किस्त का, तो आइए 5 किस्त का हम लोग निकाल लेते हैं। देखेंगे 5 किस्तों का हो जाएगा आपके पास 5x प्लस हो जाएगा x इंटू 1 इंटू 30/12 इंटू 100 होगा, प्लस फिर करेंगे x इंटू 2 इंटू 30 अपॉन हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 100, प्लस फिर करेंगे, अभी तो 2 ईयर का हुआ, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे। ठीक है, ऐसे टोटल 5 का हो जाएगा, ये 1 2 3 एंड एक और कर लो यहाँ पे, x इंटू 3 इंटू 30 अपॉन 112 मल्टीपल, प्लस हो जाएगा आपके पास x इंटू 4 इंटू 30 अपॉन हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 100। ठीक, सभी को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे 5x प्लस x अपॉन 40 होगा, प्लस 2x अपॉन 40 होगा, प्लस 3x अपॉन 40 होगा, प्लस 4x अपॉन 40 होगा, है ना। चलिए इसे आप और भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x अपॉन 10x अपॉन 40 होगा ना। इसे सॉल्व करेंगे तो 40 अट्ठे कितना 200, ये करेंगे आप तो कितना 8 टाइम में, यानी ये हो जाएगा आपके पास टोटल 21 अपॉन 4 हो जाएगा। इसे और भी छोटा कर सकते हैं क्या, इस जीरो से जीरो कर दिए तो कितना हो जाएगा 20 21, तो आपके पास आ गया 21x अपॉन 4 आ गया। 21x अपॉन 4 जो है टोटल हमारा क्या है मिश्रधन ही है ना, तो ये टोटल मिश्रधन किसके बराबर है, जो हम लोग निकाले थे कितना 15,750 के बराबर। लिखिए 15,750, 21x अपॉन 4, काट के देखिए कटने वाला है तो काटिए इसको 21 से, या फिर 7 से भी काट सकते हैं, तो आप काटोगे 2 टाइम्स में 1 आ गया, 2 टाइम्स में 5 टाइम्स में 0। ठीक है, ये कितना कटा था 3 टाइम्स में, 7 से काटे थे हम लोग, 3 से काट सकते हैं, 3 7 जा 3 5 जा और 0, 75 चौके कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 20 और 2 28 और 2 30,
यानी कितना मासिक किस्त हो गया, तो आप बताएंगे 3000 रुपये। देखिए 3000 रुपये कौन सा ऑप्शन नंबर, तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है y का वह मान डैश है जिसके लिए p कितना है 2 और -3 है और q कितना है 10 और y है कि बीच की दूरी दे रखा है 10। तो आपको पता होगा डिस्टेंस वाली फार्मूला क्या होती है दोस्तों, निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो आइए हम लोग बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे p और q दे रखा है तो p और q का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग रूट ओवर y2 माइनस y1 करते हैं, है ना, का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं, है ना, रूट ओवर में रहेगा ये सभी। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, y2 आपको पता ही होगा, कोई भी सपोज कर ले, यहाँ पे p जो हमारे पास 4 और 6 है, ये आपका होगा x और ये होगा y, ये x1 ये y1। q जो हम सपोज कर लो 4 और यहाँ पे 2 कुछ भी दे रखा है, तो ये होगा x2 और ये होगा y2। ये तो इतना बात समझते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका इतना रह गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ठीक है। y2 कितना दे रखा है, तो y2 आपके पास दे रखा है दोस्तों, और टोटल वैल्यू भी दे रखा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो हम रखेंगे, यहाँ पे 10 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, ये वाले रूट इधर चढ़ा देंगे, तो यहाँ से रूट हट गया, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रूट हटा दी, ठीक है, स्क्वायर यानी सीधे इसको 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब 100 लिख दिए या फिर स्क्वायर ही रखते हैं हम लोग, यहाँ पे 100 न लिख के स्क्वायर रखते हैं हम लोग, ओके। अब इधर हमारे पास y2 में से y1 घटाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे x2 में से x1 घटाइएगा, तो आपके पास बच जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 8 की होल स्क्वायर, यानी 64 बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे y प्लस 3 की होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ये 100 में से 64 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 36। यहाँ पे स्क्वायर को हटा दोगे तो रूट ओवर में आ जाएगा, तो यानी y प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 3 घटे 3, y की वैल्यू आ गई 3 आ गया, ठीक है ना। y की वैल्यू 3 आ गया, कैसे, ये प्लस वाली वैल्यू, आपको पता है कि प्लस और माइनस दोनों आता है रूट ओवर में, तो प्लस वाली तो इतना आ गया, यदि माइनस इधर रहता है तो ये भी आके माइनस में होता है, माइनस माइनस क्या हो जाती, तो प्लस हो जाती, तो कितनी आ जाती 6 और 3 ये हो जाती है आपके पास 9, वो भी नहीं तो माइनस में, ठीक है। तो एक आया माइनस में 9, एक आया प्लस में 3, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, तो राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, बिंदु दे रखा है ए बी और सी, है ना, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदुएं हैं, तो यह त्रिभुज कैसी है, आइए हम लोग त्रिभुज निकाल लेते हैं, ये त्रिभुज कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिभुज है, यहाँ पे ए बी एंड ये सी है, सभी का वैल्यू दे रखा है, तो आइए पहले आपको निकालना होगा ए बी के बीच की दूरी, अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं। सेम यहाँ पे आपको बी सी का निकालना होगा और ए सी का, तब आप क्लियरफाई कर पाओगे कि क्या ये त्रिभुज जो है कैसी है। तो आइए हम लोग तीनों निकाल लेते हैं यहाँ पे, पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बी का फॉर्मूला जस्ट आपको पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो रखिए यहाँ पे क्या है, रूट ओवर में जीरो में से आप -5 को घटा दोगे, का होल स्क्वायर, जीरो का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, प्लस रखेंगे 6 में से 3 घटा दीजिए तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ कितना जाएगा, तो आप बोलोगे 34 रूट ओवर में है, ठीक है। BC का निकालिए, BC कैसे निकालेंगे हम लोग रूट ओवर में करके, तो -5 -3 होगा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 की होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 1 है, का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 68 की होल स्क्वायर, रूट ओवर 68 आ जाएगा। अब आर निकालते हैं सी ए का निकालिएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, रूट ओवर में जीरो में से 3 घटा दीजिए यानी 3 ही का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस 6 में से 1 घटा दीजिए 5 का होल स्क्वायर, 9 यहाँ 25 यानी कितना हो जाएगा, तो आपके पास 34, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 34। अब देखिए दो आगे आपके पास 34, है ना, दो कितने आगे 34 और एक अलग, तो आप खुद बताओ कि जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से किसे किसे जो है प्रमाण की आवश्यकता होती है, किसे होती है बताइए आप, तो आंसर क्या बताएंगे, प्रमाण की परिमेय की आवश्यकता होती है, आंसर बनेगा बी, है ना। अगला प्रश्न बताएंगे, यदि दी गई आकृति में
ए बी वृत्त की एक जीवा है और ए ओ सी उसका व्यास इस प्रकार है कि ए सी बी 50 डिग्री, यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो एंगल बी ए टी बराबर होगा क्या? बताइए बी ए टी क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बी ए टी हमें फाइंड करना है। कौन सा? तो बी ए टी, ये वाली एंगल को हमें बताना है कि कितना है। अब देखिए ये आपके पास 50 है, क्या हम यहाँ से एक ड्रॉ कर सकते हैं इसके जस्ट पैरेलल? ठीक है, अब ये जब 50 है, ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक डी और यहाँ से ये जो है हमारे पास दोनों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, दोनों रेडियस है और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से जो एंगल फॉर्मेट और यहाँ से जो एंगल फॉर्मेट, क्या दोनों इक्वल होंगे? हाँ या ना? तो आइए हम लोग देखते हैं, बिल्कुल इक्वल होंगे क्या कि नहीं होंगे। अब देखेंगे बी ए टी हमारा है क्या, बी ए टी, ये आप देखिए, देखिए एकांतर जो वृत्त खंड के कोण होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये परिमेय ही है दोस्तों, एकांतर वृत्त खंड के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये 50 है तो ये कितना होगा, ये भी 50 होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? तो आंसर नंबर बताएंगे, राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बाह्य अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है, ये आपको बताना है। ये भी एक परिमेय है, आपको पता होनी चाहिए। ये जो हमारा त्रिभुज है इसके अभिमुख, इसके जो अभिमुख कोण होते हैं ये दोनों के योग के बराबर ये बाह्य कोण होता है ना। यानी आंसर क्या बनेगा, योग के बराबर होता है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है, कह रहे लंबाई और चौड़ाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा इसका क्षेत्रफल बताइए? तो आप बताएंगे इसका होता है एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। आंसर बताएंगे राइट आंसर बी सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि एक घन का आयतन दे रखा है 1728 सेंटीमीटर क्यूब तो इसके किनारे की लंबाई 1728 किसका क्यूब होता है दोस्तों? तो आप बताएंगे 12 का क्यूब। कुछ हद तक जो है आपको क्यूब याद रखना पड़ेगा, लगभग 20 तक तो आपको कंफर्म याद ही रखना पड़ेगा, है ना। आंसर बन जाएगा और ये कैसे निकला दोस्तों? तो आपको पता है घन का आयतन होता है क्या है, भुजा क्यूब, है ना। तो भुजा क्यूब यानी 1728 के बराबर है। ये क्यूब हटाइएगा तो ये रूट ओवर क्यूब में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होता है 12 गुने 12 गुने 12, 3 टाइम करोगे तो 1728। अगला देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज का आधार जो है 15 डेसीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 डेसीमीटर है। दोगुना क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जबकि उसकी आधार 20 डेसीमीटर है? तो आइए बताते हैं कितनी होगी। हम निकालेंगे यहाँ पे नए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले वाले 2 गुने पूर्व त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है 2 और पौन 2 गुणे पूर्व त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पहले वाली तो क्या है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। 2 गुणे आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट लिख देंगे, ठीक है। जिसमें से आपके पास दे रखा है क्या 1/2 20 और गुने हाइट, है ना, इक्वल क्या है 15 और गुने 12 आएंगे, ठीक है। इक्वल कितने हो जाएंगे तो आप बोलेंगे 180। अब 180 जो आ गया हमारे पास तो 180 गुणे 2 अपॉन 20 लिखेंगे, काटो इसको 10 टाइम्स में, इसको काटो, यानी कितना आ गया आपके पास तो 18 डेसीमीटर। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर आप बताएंगे इसकी ऊंचाई जो होगी वो 18 डेसीमीटर। राइट आंसर क्या बन जाएगी? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है? सबसे ज्यादा बार आने वाला टर्म। अब देखो 9 1 2 3 टाइम आया हुआ, और भी कोई है 7 1 2 बार आया है मात्र, 8 2 बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार कौन है 9, यानी करेक्ट आंसर सी। से कम तोरण और से अधिक तोरण के काटन बिंदु का भुज क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आंसर आप क्या बताएंगे? माध्यक यानी माध्यिका कहलाता है ना। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मीडियन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है यदि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य n स्क्वायर अपॉन 81 है तब n का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा n का वैल्यू दोस्तों? तो आप देखेंगे n जो है विषम संख्याओं का योग होता है ना, n स्क्वायर अपॉन n। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या कि n स्क्वायर अपॉन n इक्वल लिखेंगे n स्क्वायर
अपॉन 81 होगा। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n की वैल्यू क्या बताओगे आप 81, करेक्ट आंसर बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन बी 81। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है cos 5 cos थीटा प्लस 12 का न्यूनतम मान क्या होगा। इसका न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों, तो देखेंगे कहेंगे क्या कि 90 डिग्री पर, किसके 90 डिग्री पर जो है cos थीटा क्या है दोस्तों, cos थीटा इक्वल हो जाएगा cos 90 डिग्री, ये जीरो जो है हमारा न्यूनतम मान है ना, तो cos थीटा प्लस 12 का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तब बताएंगे 5 गुणे 0 प्लस 12 यानी कितना आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 0 और ये 12 यानी 12 आ जाएगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, कह रहा है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा दोस्तों, तो अब देखेंगे यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले तो है कोसेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस में हमारा tan स्क्वायर है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1 होता है ना, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे आप बताएंगे सेक स्क्वायर, ये tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। अब देखेंगे अगला क्या है, यदि tan थीटा इक्वल दे रखा है 3/4, तो हमें इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होगा क्या। आइए, आपको पता है दोस्तों क्या होता है, साइन बाई कॉस होता क्या है, tan होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे या तो रेशनलाइज कर लेंगे या तो कुछ से डिवाइड कर देंगे ताकि ये tan में चेंज हो जाए, या फिर यहाँ से हम क्या कर लेंगे, tan का होता है क्या दोस्तों, तो आप बताएंगे इसका होता है p बाई b होता है, तो हमें h की वैल्यू निकालनी होगी, h की वैल्यू निकालेंगे तो इजी में हम रख के यहाँ पे बना सकते हैं ना, वो भी करना होगा, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हैं, या तो यहाँ पे करके इसे कॉस से भाग दे के साइन में बदल सकते हैं, या तो इसको यहाँ पे h फाइंड करके इस यहीं पे आप वैल्यू रख के बना सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो करिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इससे डिवाइड कर देते हैं, किससे, तो आप बोलेंगे कॉस से, जब कॉस से डिवाइड कर देते हैं ये क्या हो जाएगा, आप बताएंगे tan हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 4 tan होगा माइनस ये कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, आप यहाँ भी कॉस से, यदि इस पे कॉस से भाग देंगे ना तो इस पे भी देना होगा, ठीक है, दोनों में आप कॉस से भाग देंगे, इसमें भी कॉस से भाग देंगे, इसमें भी कॉस से, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये tan आ गया, यहाँ पे भी tan, लेकिन यहाँ 1 यहाँ पे भी 1 आ गया ना। अब देखिए 4 इंटू टेन कहने का मतलब 3/4, ठीक है, -1 है अपॉन यहाँ पे 4 इंटू 3/4 और प्लस में 1 है, ये 4 से 4 ये 4 से 4 यानी 3 -1 है, एक 3 + 1 है, यानी ये घटाओगे तो 2 और ये घटाएंगे जोड़ेंगे तो 4, इसे काटिएगा तो 1/2 कितना आ गया दोस्तों, तो अब बताएंगे जो हमारे पास 1/2 आ गया, वो है कौन, ऑप्शन नंबर देखें तो राइट आंसर ऑप्शन बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2 है। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का वो है विज्ञान का, ये विज्ञान में क्या है कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक जो है कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है बताइए, तो आप बताएंगे नीम के रस में जो है अजाडिराक्टिन नामक जो है तत्व पाया जाता है, जो एक एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला बताना है कि सामान्य अम्ल की उपस्थिति में जो है फ्लो फ्लोफ्लिथीन का जो है रंग और रहता है, कैसा रंग रहता है, तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, रंगहीन रहता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। यह क्षार के साथ जो है फ्लेपोलोथीन का रंग जो है कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न बताएंगे, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है, इसका क्या आधार है, तो आप बताएंगे तत्वों की परमाणु संख्या है, राइट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यह जो है किनके द्वारा दिया गया, तो आप बताएंगे मोसले जी के द्वारा, है ना, किनके द्वारा, मोसले जी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व कौन सा है, एक से अधिक संयोजकता वाला तत्व कौन है बताइए, तो आंसर क्या बताएंगे आप, राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक से अधिक विकल्प सही है इसमें, तो कौन सा है, डी ब्लॉक वाले जो है कॉपर तथा लोहा दोनों के दो दो संयोजकता होते हैं ना, कॉपर और लोहा, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, बताइए कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, तो आंसर क्या बताएंगे, लाइसोसोम घिरा हुआ है, आंसर ए बन जाएगा।
क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? एकल झिल्ली से कौन है घिरा बताइए? तो आप बताएंगे लाइसोसोम है। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है थैली फटने पर यह संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देता है। इसे जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये पता होगा आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि पत्तियों के किनारे के साथ जो है पानी की बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? पत्तियों के किनारे के साथ जो है पानी के बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? आंसर बताएंगे आप। उसे कहते हैं हम लोग बिंदु श्रावण कहते हैं। आंसर बनेगा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला बताइएगा, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है? किस पे कार्य करता है? आप आंसर बताएंगे। कीटनाशक जो है तंत्रिका तंत्र पर जो है कार्य करता है। आंसर सी बन जाएगा, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न बताना है, फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो आंसर बताएंगे एथिलीन है। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर है एथिलीन है। अगला प्रश्न बताइए आप। कह रहा है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आंसर क्या बताएंगे? डार्विन ने लिखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया था? तो 1859 में यह लिखा गया था। और यह पुस्तक में जो है जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है ना। और यह सिद्धांत जो है प्राकृतिक चुनाव के द्वारा प्राणियों का विकास या फिर इसे डार्विनवाद भी कहलाता है। अगला प्रश्न बोलेंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा चालक का मात्रक नहीं हो सकता है? चालक का मात्रक कौन नहीं हो सकता है दोस्तों बताइए। तो आंसर आप क्या बताएंगे कौन नहीं हो सकता है? किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, सेकंड पर मीटर नहीं हो सकता है ना। कभी भी 200 बड़ा से छोटा यूनिट होता है, तो ये सेकंड पर मीटर जो है नहीं हो सकता है। आंसर यहाँ पे आपका डी होगा करेक्ट। अगला देखेंगे, कह रहा है कि चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं मुक्त रूप से गिराई हो तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। किसी भी क्षण उनका जो है वेग समान होगा, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब गिराई जाती है तो प्रत्येक समय अंतराल पे दोनों का वेग जो है क्या होगा? वो इक्वल ही रहेगा हमेशा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारा मीटर ऊपर उठे तो क्या होगा? ऊपर उठेगा तो आप बताएंगे पारा जो स्तंभ के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी इसकी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। पारा मीटर से ऊपर उठेगा तो। अगला प्रश्न बताएंगे, ये ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं, किसमें ध्वनि सबसे ज्यादा तेजी में गमन करती है? तो आप बताएंगे उसके लिए कोई वस्तु चाहिए, और वो कैसी? तो ठोस वस्तु। आंसर बनेगा ए। पूर्वी तट पर जो है डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? डेल्टाई भागों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आप बताएंगे उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। जलोढ़ मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए है। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कौन सी गैस है? तो आप आंसर बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है। राइट आंसर डी है। देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? पहला तो आपको पता है कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो। कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1992 में हुआ था ना। अब बताइएगा कि ये तीसरी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तीसरा बार। तो आप आंसर क्या बताएंगे? इसमें से तो कोई में भी नहीं हुआ था ना। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजन जो होता है यह 2012 में होता है दोस्तों, ब्राजील में होता है, ठीक है ना। और प्रथम जो होता है वो 1992 में होता है, रियो डी जेनेरो, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे होता है दोस्तों? तो दूसरा जो है 2002 में होता है, और वो होता है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था 2002 में। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है बताइए? तो आंसर बताएंगे कोयला है। आंसर है। कह रहा है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है, तो चालक से प्रवाहित धारा का मान कितना एम्पियर होगा, ये हमें बताना है। कितना एम्पियर है? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना एम्पियर है। देखेंगे यहाँ पे आपके पास टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है।
क्यू कितना है, तो क्यू जो है यानी इक्वल कितना है 1020 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो क्यू इक्वल 1.632 इंटू 10⁻⁻16 कूलम होगा। जो प्रवाहित विद्युत धारा है यानी आई इक्वल क्या होगा, क्यू अपन टी होगा, है ना। तो क्यू कितना है आपके पास, इतना है, ओपन 1 रखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि आ जाएगा 10.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, कूलम नहीं एम्पियर हो जाएगा। तो देखेंगे 10.2 कौन सी, तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, राइट आंसर डी है आपका, ऑप्शन राइट आंसर डी दिख रही है। अगला प्रश्न बताना है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए बताइए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर बी, वोल्ट मीटर का। और विद्युत धारा मापने के लिए तो आप बताएंगे आमीटर का, विद्युत धारा के लिए, है ना। अब गैल्वेलोमीटर से क्या मानते हैं, तो आप बताएंगे विद्युत धारा के परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात किया जा सकता है गैल्वेनोमीटर से। अगला बताना है आपको, कह रहा है कि लेंस का सूत्र बताना है। लेंस का सूत्र होता है क्या है, बताइए दोस्तों। लेंस का सूत्र आप बताएंगे कि 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे भी आपको पता है क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u क्या होता है, तो वस्तु की दूरी, और f तो पता है फोकस दूरी होती है। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का वो है सामान्य अध्ययन का। ये सामान्य अध्ययन में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया है, तो आंसर क्या बताएंगे आप, यह बार्थोलोमियो डियाज की है। आंसर डी बनेगा, बार्थोलोमियो डियाज। केप ऑफ गुड होप इसको बोला जाता है ना। उत्तर आशा अंतरिक्ष का खोज, और यह कब किया था, तो आप बताएंगे 1488 ईस्वी में, है ना। पुर्तगाली खोज करता है यह। अगला प्रश्न बताएंगे आप, कह रहा है कि चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है। चूड़ामन राय, तो आंसर बताएंगे चेरा विद्रोह से, आंसर ए होगा। चेरा विद्रोह कब होता है, तो आप दोस्तों बताएंगे 1800 ईस्वी में, झारखंड के पलामू क्षेत्र में चेरा जनजाति के द्वारा होता है यह, जिसका नेतृत्व चूड़ामन राय करते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने सालों का होता है, तो आप बताएंगे 1 सालों का होता है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1 सालों का होता है। अब संयुक्त राष्ट्र के जो है महासचिव का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो होता है 5 सालों का। अगला देखेंगे, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, तो आंसर बताएंगे 1919 में, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि बाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ है। बाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो आंसर क्या बताएंगे आप, इंग्लैंड में, राइट आंसर सी बनेगा। अब देखेंगे ये क्या है बाड़ा बंदी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 18वीं सदी में जो है बाड़ा बंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इस आंदोलन के 2 कारण थे, क्या था, तो ऊन की बढ़ती मांग और तेजी से बढ़ते हुए जनसंख्या के लिए भोजन की बढ़ती मांग था, है ना। ऊन के जो अधिक उत्पादन के लिए जो अधिक भेड़ों को पालन की जरूरत थी, और बड़े किसानों ने भेड़ों के पालने के लिए खुले खेतों में जो है बाड़े लगाकर उन पर जो है कब्जा जमा लिया था, क्योंकि उन भेड़ों के झुंड को जो है जो बड़े चारागाहों की जरूरत थी, वही बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अनाज उत्पादन करने की आवश्यकता थी। इसी कारण जो है बाड़ा बंदी आंदोलन शुरू हुआ, और अंत में इन चारागाहों की जो खेतों की कृषि योग्य भूमि थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया। अगला है कि एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है। कौन से महासागर में उत्पन्न होती है, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में, राइट आंसर बी बन जाएगा। यह जो है धारा दिसंबर के महीने के में जो है क्रिसमस के आसपास में आती है। अगला प्रश्न है आपका क्या कि ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्रों की बाढ़ आने का क्या कारण है, आप बताएंगे वायु प्रदूषण, आंसर ए बनेगा वायु प्रदूषण। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है दोस्तों, आप आंसर बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम है, राइट आंसर बी होगा। अगला देखेंगे तो लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त जो है धातु कर्म कोयला है वह क्या है, तो आंसर बताएंगे यह बिटुमिनस, राइट आंसर बी बनेगा बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो आंसर बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर बी बनेगा सुंदरलाल बहुगुणा। जो अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही थी उसके लिए 1937 में इन्होंने क्या किया था, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है चिपको आंदोलन शुरुआत किए थे। और सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण संरक्षण हेतु 2009 में, कब दोस्तों, 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शुरू किया 1937 में, इनको पद्म विभूषण 2009 में मिला। अब देखिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप बताएंगे मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। आंसर ए बनेगा। तेल खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगर से जो है 160 किलोमीटर दूर जो है अप तटीय क्षेत्र है जो खंभात की खाड़ी में स्थित, जिसका खोज जो है कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और वहां पे 1976 से उत्पादन शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है सागर की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है कहाँ पे है? तो आप आंसर बताएंगे लद्दाख जो है उमलिंग लादर्रा में है। राइट आंसर बी बनेगा। अगला बताना है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। आंसर बन जाएगा बी, है ना। देखिएगा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची, तो आप आंसर क्या बताएंगे? समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद है दोस्तों? तो अभी भी 395 ही है। राइट आंसर बी, बस उसका 3 का क 3 का ख ग ऐसे करके बढ़ाया गया, ठीक है ना, लेकिन मूल जो बोला जाएगा तो 395 ही आपको बोलना है। राइट आंसर बी। और टोटल भाग 22 है और अनुसूची 12। अगला बताना है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर सी, 34 है। कितने हैं? 34। अगला देखिए मुख्य न्यायाधीश मतलब अन्य न्यायाधीश 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल 34। अगला बताइएगा इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? इनमें से कौन सा स्वतंत्रता जो है भारतीय नागरिक को कौन नहीं है? तो आप आंसर बताएंगे यह जो है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उनकी घोषणा कौन करते हैं? तो वह करते हैं निर्वाचन आयोग। राइट आंसर सी बनेगा, निर्वाचन आयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस आधार पर लोकतंत्र को जो है सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर डी, जनमत पर आधारित, है ना। राइट आंसर डी यानी जनता पे आधारित। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? कौन से विचार को मान्यता मिली? तो आंसर क्या बताएंगे आप? राइट आंसर ऑप्शन डी, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता का, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला जो सेक्शन आता है जनरल इंग्लिश का आता है जनरल इंग्लिश का। क्वेश्चन क्या है इसमें? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे? आंसर यह फ्यूचर परफेक्ट की बात है तो शैल के साथ क्या लगेगा? हैव प्लस V3। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हैव कंप्लीटेड। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? जॉन मीट द ऑफिसर इन द इवनिंग। तो आंसर क्या बनेगा बताइएगा इसमें? आंसर आप बताएंगे यह जो है मीट का पास्ट फॉर्म मेट का प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट का उदाहरण तो क्या होगा? जॉन मेट, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला देख रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए धर्म सेड आई एम गोइंग टू अराइव एट 8। देखिए इसका बनेगा क्या? धर्म सेड दैट डैश गोइंग टू एट 8। तो आंसर बताएंगे क्या आप? ऑप्शन बताइएगा कि धर्म सेड दैट he was he was going to arrive at 8, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा आप, तो बोलेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। आई नीड हेल्प इन द
गार्डन वर्क हिज वीक वर्क दिस वीक, रवि सेड। रवि कहता है कि मुझे मतलब की जरूरत है मदद की, कहाँ पे, गार्डन में आज के सप्ताह के काम के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या बनेगा। रवि टोल्ड दैट डैश हेल्प इन द गार्डन वर्क डैश। आंसर क्या बनाइएगा, तो आंसर बोलेंगे आप, आंसर बताइएगा राइट आंसर। रवि टोल्ड दैट ही नीडेड ही नीडेड हेल्प इन द गार्डन वर्क द वीक। आंसर दैट वीक होगा, करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। क्या है, मस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, मस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स। तो यहाँ पे प्लेइंग एक क्या है, नॉन फाइनाइट, प्लेइंग हमारा क्या है, एक नॉन फाइनाइट है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दे बिगेन टू टॉक। यहाँ पे क्या होगा, तो आप बताएंगे, टॉक जो है यहाँ पे टू इनफाइनाइट वर्ब का है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, टू जो है एक इनफाइनाइट वर्ब है, जबकि टॉक जो है हमारा नॉन फाइनाइट है। आंसर बन जाएगा राइट आंसर सी। देखेंगे नेक्स्ट कर, अ सेंटेंस हैज गिवन इन एक्टिव वॉइस, मतलब सेंटेंस हमारी एक्टिव वॉइस में दी है। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन इन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं हम लोग क्या है। यू कैन यू कैन रियली ऑन व्हाट ही सेज। आंसर क्या बनेगा इसका, बताइएगा दोस्तों, देखिए बताइए। यू कैन रियली ऑन व्हाट ही सेज। तो आंसर बताएंगे आप ऑप्शन नंबर सी, व्हाट ही सेज कैन बी रिलाइड बाय यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि देयर आर, इतने सारे आपको सिंबल्स दे रखे हैं, इसमें बताना है ये प्रीपोजिशंस है या फिर प्रोनाउंस है, पंक्चुएशन मार्क्स है या फिर वर्ब्स है। तो आपको सीधे से दिख रहा है ये मार्क्स है, ये सभी क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स है दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी। प्रीपोजिशन तो क्या होता है दोस्तों, आपको पता है क्या होता है ना। प्रोनाउंस आपको पता है, नाउन के बदले में आता है, वर्ब्स तो पता ही है। अगला देखेंगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर डैश किंग लियर हैमलेट, है ना। और फिर है ओथेलो एंड मैकबेथ, इनके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के द्वारा, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो फुलफिल करेगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो क्लोन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ देम, मतलब यहाँ पे वैसा क्लोन को हमको रखना है, तो वो कौन सा होगा, तो आप बताएंगे वो जो क्लोन होगा ये वाली होगी, सेमी क्लोन नहीं बल्कि क्लोन का यूज करेंगे हम लोग। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, है ना। यहाँ पे क्या चीज का, तो क्लोन का यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, ही वॉज शॉक्ड डैश द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो आंसर बताइए क्या बनेगा इसमें। यहाँ पे आंसर जो होगा, शॉक्ड एट समथिंग का प्रयोग होता है ना, तो अतः यहाँ पे एट का यूज होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, तो यहाँ पे एट का यूज होगा, करेक्ट आंसर बी होगा, करेक्ट। अगला बताने, ये फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या है, ही इज मैरिड डैश एन इंग्लिश लेडी। आंसर बताएंगे, आंसर होगा टू, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे मैरिड टू समबडी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। देखिए क्या है, रॉबिन इज माय फ्रेंड, रॉबिन इज माय फ्रेंड, ही इज अ जर्नलिस्ट। रॉबिन इज माय फ्रेंड, ही इज अ जर्नलिस्ट। तो आंसर क्या बनेगा बताइए, कंबाइन हमें पेयर करना है सेंटेंस को, वन अ सिंपल सेंटेंस। आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बी, रॉबिन माय फ्रेंड इज अ जर्नलिस्ट। रॉबिन जो है मेरा दोस्त है और वो एक क्या है, जर्नलिस्ट है। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज योर आंसर। क्या है, ही मेड अ प्रॉमिस, ही केप्ट इट टू। आंसर क्या बताएंगे, आंसर बोलेंगे ही मेड अ प्रॉमिस एंड केप्ट इट टू। राइट आंसर ऑप्शन ये बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस। आइए देखिए क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है लाभ हानि या पक्ष विपक्ष बोल सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट
अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज क्या है? विद इन अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। आंसर क्या बताइएगा? इसका मतलब होता है बहुत नजदीक, तो आंसर क्या होगा? वेरी नियर, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। देखिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये तो बहुत ही फेमस है ये दोस्तों। क्या है? मतलब मूसलाधार बारिश होना। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा आपका रेनिंग वेरी हार्ड। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या है? इफ एयर डैश वार्मर इट विल राइज। आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बताएंगे इफ एयर गेट्स वार्मर इट विल राइज, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आइए हम लोग चूज करते हैं कौन है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है इफ माई मोबाइल डैश इंटरनेट आई वुड हैव सीन यू एन ईमेल। तो आंसर क्या बनाइएगा? आंसर बताएंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे कि माई इफ माई मोबाइल had internet I would have sent you an email। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो आप आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? अ फ्यू बॉयज डैश कम। क्या होगा बताइए? तो आप बोलेंगे अ फ्यू बॉयज हैव कम। करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या है? ऑल दैट ही डिड डैश यूजलेस। आंसर क्या बनाएंगे आप? यहाँ पे हो जाएगा verb जो ऑल के अनुसार होगा ना, verb किसके? ऑल के अनुसार। तो ऑल का अर्थ क्या है? एवरीथिंग। तो सिंगुलर verb आता है, तो डिड के अनुसार पास्ट टेंस में आएगा। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी वॉच होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो होता है हमारा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी रीजनिंग बोल सकते हैं। बताइएगा, आम फल प्याज। आम क्या है? फल है। तो प्याज क्या है बताइए दोस्तों? क्या है? जड़ है, फल है, फूल है, तना है। आंसर क्या बोलेंगे आप? तो करेक्ट आंसर तना है ये, है ना। आलू भी क्या है? तना है। अगला बताना है आपको कि 1827 से 34 43 72 तो अगली संख्या क्या आने वाली है, ये बतानी है हमें। तो आप देखेंगे यहाँ से कितना इंक्रीज किया, तो आप बताएंगे यहाँ से 9 इंक्रीज किया, यहाँ से कितना? तो 7, यहाँ से 9, यहाँ से कितना? तो ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, 29 इंक्रीज कर रहा है। तो आप खुद देखिए, यहाँ से पहले 9, फिर 7, फिर 9, फिर 29। तो हमारा वो 7 और 29 वो गैप छोड़ दीजिए, लेकिन 9 9 जो 2 बार गैप हुआ, तो फिर से हमारा 9 ही इंक्रीज करना चाहिए, है ना। 9 7 फिर 9, फिर 29, तो फिर 7 ही इंक्रीज करना चाहिए। यानी यहाँ पे हम 9 इंक्रीज करा देते, कितना आ जाएगा? 81। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण में 15 मीटर चलता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ जाता है। 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, दाएं मुड़ा। 15 मीटर चलता है, ये भी 15, ये भी 15 है। उसके बाद जो है बाएं मुड़ता है 10, इसके बाद बाएं मुड़ता है 10, ठीक है। फिर जो है अपने बाएं, फिर जो है अपने बाएं मुड़कर 15, फिर यहाँ तक आ जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? अपने प्रारंभिक स्थान से कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15, और यहाँ से 10, यानी 15 10 25। करेक्ट आंसर सी। अगला बताइए, वर्णमाला में दाएं से 8वें तथा 22वें अक्षर के मध्य में कौन सा है? दाएं मतलब इधर से जेड से आपको काउंट करना है, जेड से 8वां अक्षर तथा 22वें अक्षर के बीच में कौन सा आएगा, वो आपको बताना है। तो कौन सा आएगा दोस्तों? देखेंगे, पहले 8 और प्लस 22 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 और 22। तो आप बताएंगे 30, 30 का आधा कर दीजिए, यानी 15, 15 पे क्या आता है? तो वो आता है क्या? तो 15 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 15 पे ओ आता है, आपको पता है, लेकिन कि दाएं से हमें बताना है, तो दाएं से 15 अक्षर पे क्या आता है? तो आप 27 में से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे 12 पे क्या आता है? एल आता है। करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला बताना है, 5 व्यक्ति दे रखे हैं, पी क्यू आर एस टी, एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं, है ना। पी आर तथा टी, जो कह रहा है पी और टी आर के बीच में बैठा है, क्यू जो है टी के ठीक बाएं बैठा है, तो टी के बाएं दूसरा कौन बैठेगा, ये आपको बताना है। कौन बैठेगा दोस्तों? यहाँ पे आप सीटिंग अरेंजमेंट बनाइए,
यहाँ पे सभी को बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बैठाते हैं R P S Q और है T, ये है आपका बैठेगा अरेंजमेंट, ठीक है ना। बोल रहा है T के बाएं दूसरा कौन बैठेगा, T के यहाँ पे T के बाएं, बाएं कौन है तो आप इधर बताएंगे, बाएं दूसरा 1 और 2, दूसरा पे कौन है S, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर C बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 7 से 34 है जैसे, तो 5 से क्या होगा, 7 से 34 है, कहने का मतलब कि 7 गुणे 5 करोगे तो 35 में से 1 घटा दो 34, वैसे ही 5 गुणे 5 कर दो 25 में से 1 घटा दो 24, आंसर बी बन जाएगा। कितने इसमें वर्ग मौजूद है आपको काउंट करके बतानी है, कितने वर्ग मौजूद है इसमें काउंट कर लेंगे आप इजी में, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लीजिए, और ये सभी वर्ग ही है इसके अंदर भी, ठीक है। टोटल काउंट करिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बन जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, मतलब 19 आ जाएंगे, है ना, करेक्ट आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पैटर्न को ध्यान में देखते हुए फिर चुने कि कौन सी जोड़ी आगे आती है ना, कौन सी आगे आएगी देखेंगे हम लोग। यहाँ से कितना इंक्रीज, 2 डिक्रीज, 2 घटा, यहाँ से 2 घटा, यहाँ से 3 घटाना, यहाँ से 2 घटा, यहाँ से 2 घटा, यहाँ से 3 घटा, तो फिर 2 ही घटेगा यानी 26 आएगा। फिर क्या घटेगा तो आप बताएंगे 2 ही घटेगा, है ना, क्योंकि 2 बार जो है दोस्तों 2 घट रही है, 1 बार 3 घट रही है, तो 2 बार घटाइए 26 और 1 आ जाएगा 24, यानी करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी से एक परीक्षा के उत्तीर्ण होने वाले में ऊपर से 16वें है और नीचे से 19वें है स्थान पे है, तो 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 इसमें से असफल रहे, तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे ये बताना आपको। तो कुल कितने लड़के थे, पहले ही तो 16 और 19 को जोड़ लो, में से 1 घटा दो ताकि किसका पता चल जाएगा, मनीषा का पता चल जाएगा, ठीक है। मनीषा इतना पता चल, मनीषा प्लस कितने हैं तो 6, इसमें क्या है 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया लेकिन है तो स्टूडेंट ही, और 5 असफल रहे, और 5 इसमें इंक्रीज कर दीजिए, तो 11 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 10, और इस दोनों का ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल 45 और यहाँ पे 10, तो हो जाएंगे आपके पास 55, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 55। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निर्देश उम्मीदवारों को दे रखा, क्या पहला दे रखा है कि पहला में बोला गया है ए में कि कम से कम 65% अंक के साथ सिविल इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। दूसरा बी में बोल रहा है कि 1/1/2016 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सी में कह रहा है कि चयन परीक्षा कम से कम 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, और चौथा कह रहा है क्या कि 50,000 रुपये की जमा राशि का भुगतान करने के लिए तैयार रहे, जो प्रशिक्षण पूरा होने पर वापस किया जाना है। देखिए इसका क्या है, हालांकि यदि उपयुक्त सभी मापदंड क्या है तो देखेंगे, उपयुक्त कह रहा है कि एक को छोड़कर संतुष्ट है लेकिन पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और पिछले 7 सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो मामला जो है उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा कंपनी। दूसरा है कि ऊपर डी पर लेकिन इस क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव है, मामला कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है। कह रहा है क्या कि खुशी ने एक सरकारी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग पास की, इंजीनियरिंग कॉलेज में 78% अंक के साथ, और चयन परीक्षा में उसका स्कोर जो है 80% रहा। उनकी उम्र 24 साल है और उन्हें एक निजी कंपनी में 2 साल का अनुभव है, तो क्या होगा ये बताइएगा। यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, यदि मामला महाप्रबंधक को भेजा जाना है, यदि मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाना है, यदि प्रबंधक के किया गया डेटा कोई निर्णय के लिए लेने के लिए अपर्याप्त है, तो आंसर क्या बताइएगा, करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यह मामला जो है महाप्रबंधक को भेजा जाएगा क्योंकि उसको 2 साल की अनुभव भी है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।